हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। तीसरा चैप्टर था सिंचाई वाला। सिंचाई के बारे में पढ़ लिया था, सिंचाई के उद्देश्य पढ़ लिए थे, इरिगेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सिंचाई के कब करें, कैसे करें, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। और सिंचाई की विधियाँ पढ़ ली थी। सिंचाई की विधि पढ़ रहे थे, बौछार सिंचाई विधि। कौन सी सिंचाई विधि? बौछार सिंचाई विधि, या बोल दो फव्वारा सिंचाई विधि। इस विधि में क्या होता है कि जो पंप के द्वारा पानी कहाँ जाता है? मुख्य पाइप में जाता है, और मुख्य पाइप से कहाँ जाता है? सहायक पाइप में। और सहायक पाइप के ऊपर क्या लगे रहते हैं? राइजर लगे रहते हैं। और राइजर के ऊपर बौछार घूर्णी यंत्र होता है। क्या होता है? बौछार घूर्णी यंत्र। इस यंत्र के माध्यम से पानी को फव्वार के रूप में किसके ऊपर फेंका जाता है? फसल के ऊपर फेंका जाता है या डाला जाता है। इसके बाद अपन ने इसके लाभ पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बौछार सिंचाई विधि की हानियाँ। क्या पढ़ेंगे? हानियाँ। टॉपिक डाल दो बेटा। बौछार सिंचाई विधि, इसकी लाभ पढ़ लिए थे, अब हानियाँ पढ़ेंगे। हानियों का पहला पॉइंट क्या होगा कि बौछार जो सिंचाई विधि होती है इसमें प्रारंभिक खर्च अधिक आता है, यानी जो प्रारंभिक लागत होती है वो अधिक आती है। लिख लो इसमें, इस विधि में प्रारंभिक लागत अधिक आती है, या प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। अधिक होता है, अधिक होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, पानी साफ न होने पर, पानी साफ न होने पर बौछार घूर्णी यंत्र, बौछार घूर्णी यंत्र, बौछार घूर्णी यंत्र अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है, यानी यदि पानी साफ नहीं होगा तो जो बौछार घूर्णी यंत्र होता है जो ऊपर लगा होता है वो क्या हो जाएगा? अवरुद्ध का मतलब रुक जाएगा या बंद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखो, वायु की गति, वायु की गति, वायु की गति अधिक तेज होने पर, अधिक तेज होने पर, वायु की गति अधिक तेज होने पर पानी का समान वितरण नहीं होता है। पानी का समान वितरण नहीं होता है। वायु की गति अधिक तेज होने पर पानी का समान वितरण नहीं होता है। चौथा पॉइंट देखो, छोटे खेतों में लागत अधिक होती है, यानी जो छोटे खेतों में उनमें लागत अधिक लगेगी। ये हो गए इसकी हानियाँ।
लिया। अब लास्ट विधि पढ़ेंगे हम आज, बूंद बूंद सिंचाई विधि। क्या पढ़ेंगे? बूंद बूंद सिंचाई विधि। लास्ट विधि है सिंचाई की छठी विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि का जो विकास हुआ था वो इजराइल में हुआ था। कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था। और इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। यानी जहाँ पे शुष्क क्षेत्रों या अर्धशुष्क क्षेत्रों वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है कि जल को प्रत्येक पौधे की जड़ में एक प्लास्टिक के पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी बूंद बूंद जड़ के अंदर पानी जाता रहता है, इसलिए इस विधि क्या कहते हैं? बूंद बूंद सिंचाई विधि। लिख लो, इस विधि का विकास, छठी विधि है, इस विधि का विकास इजराइल से हुआ है। इस विधि का विकास इजराइल से हुआ है। इस विधि का उपयोग शुष्क एवं अर्धशुष्क, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। यानी इसका विकास कहाँ हो रहा है? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में। इस विधि में जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास, इस विधि में, यानी इस विधि में जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास, जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास, प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद टपकता रहता है। बूंद बूंद टपकता रहता है। क्या करता रहता है? बूंद बूंद टपकता रहता है। इस विधि का उपयोग बगीचों, सब्जियों, तथा पंक्तियों में बोई जाने वाली, फसलों में किया जाता है। फसलों में किया जाता है। यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास कहाँ हुआ? इजराइल में हुआ। और इस विधि का उपयोग जहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ भी किया जाता है। और क्या नाम से इस विधि में क्या करते हैं कि प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, जिसके क्या नाम से इस विधि का उपयोग बगीचों, सब्जियों एवं पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों के अंतर्गत किया जाता है। अब इस विधि के लाभ पढ़ेंगे। कौन सी विधि के? बूंद बूंद सिंचाई विधि के लाभ।
पहला लाभ तो क्या हो जाएगा कि जल उपयोग जो दक्षता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट लिख लो, जल उपयोग दक्षता जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। जल उपयोग दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा पॉइंट देखो, कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, इसकी कम पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट देखो, बार बार सिंचाई करने से, बार बार सिंचाई करने से लवणों का निष्कासन हो जाता है, लवणों का निष्कासन हो जाता है। चौथा पॉइंट है कि कीट एवं व्याधियों की समस्या बहुत कम होती है, कीट एवं व्याधियों की समस्या बहुत कम होती है। क्यों होती है? कीट व्याधि कब क्यों लगते हैं? एक तो लगातार पानी लगता रहता है, और व्याधि कहाँ लगती है, ऊपर लगती है, जड़ में भी लगती है। लेकिन क्या होता है कि जब नमी नहीं बनी रहेगी तो क्या होगा, यानी ऊपर वाले क्षेत्र में पानी वगैरह तो जाएगा नहीं, ऐसा फंगस वगैरह लगेगा नहीं, जिसके कारण व्याधि की समस्या क्या रहती है, बहुत कम रहती है। सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है, कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। और लास्ट पॉइंट लिखो, पौधों की जड़ों में पर्याप्त नमी बनी रहने से, पौधों की जड़ों में पर्याप्त नमी रहने से पौधों की जड़ों में पर्याप्त नमी रहने से अच्छी उपज प्राप्त होती है, अच्छी उपज प्राप्त होती है। क्लियर? ये हो गए बूंद बूंद सिंचाई विधि के लाभ। अब पढ़ेंगे हानि। पहली हानि तो क्या हो जाएगी, इसकी प्रारंभिक लागत क्या आती है, अधिक आती है। दूसरी बात, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तीसरी बात, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी। ये सारे क्या है, हानियां हैं। लिख लो इनको भी। पहले हानि लिखो, हानियां। पहली हानि लिखो, प्रारंभिक खर्च, प्रारंभिक लागत अधिक होती है। दूसरी बात, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट लिखो, वार्षिक फसलों में वार्षिक फसलों में बार बार
बार बार लगाने व हटाने की आवश्यकता होती है। और लास्ट पॉइंट है प्लास्टिक की बनी नालियों को, प्लास्टिक की जो होती है, प्लास्टिक की चूहों के द्वारा, इसके द्वारा चूहों के द्वारा काट दिया जाता है, चूहों के द्वारा काट दिया जाता है। ये हो गई बूंद बूंद सिंचाई विधि की हानि। आज हमारा तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। ये चैप्टर छोटा सा था इसलिए जल्दी पूरा हो गया। आज हम इसी वीडियो में चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा? चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर है खरपतवार वाला। कौन सा चैप्टर है? खरपतवार। पहले पाठ का नाम डाल दो, फिर इसके बारे में समझा दें। चौथा चैप्टर है खरपतवार। ना डालो अध्याय 4 खरपतवार, अंग्रेजी में बोले तो इसे वीड, यानी खरपतवार वे अनचाहे पौधे होते हैं, यानी किसी को चाहत नहीं होती इसकी। वे अनचाहे पौधे होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में हानि प्रदान करते हैं। उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्लियर? यानी खरपतवार वे अनचाहे पौधे होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में क्या प्रदान करते हैं? हानि प्रदान करते हैं। यानी इन वीड्स की किसी को चाहत नहीं होती, इन खरपतवारों को चलाकर नहीं लगाता, लेकिन फिर भी कहाँ उग जाते हैं? खेत के अंदर उग जाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में क्या मिलती है? हानि मिलती है। उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो, परिभाषा लिख लो बेटा खरपतवार की। परिभाषा इसकी खरपतवार। खरपतवार वे अनचाहे पौधे हैं खरपतवार वे अनचाहे पौधे हैं क्या है? वे अनचाहे पौधे हैं जो वे अनचाहे पौधे हैं किसान बुआई कर रहे हैं, जो बिना बोए उग जाते हो, जो बिना बोए उग जाते हो, जो बिना बोए उग जाते हो और किसान को लाभ की तुलना में और किसान को लाभ की तुलना में हानि प्रदान करते हैं। हानि प्रदान करते हो उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार कहते हैं। यानी खरपतवार वे अनचाहे पौधे होते हैं
बिना बोए उग जाते हो और किसान को लाभ की तुलना में हानि प्रदान करते हो, उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार की विशेषता क्या क्या होती है, यानी कैरेक्टर्स ऑफ वीड, यानी खरपतवार की विशेषताएं। हेडिंग डाल दो, खरपतवार की विशेषताएं। अब खरपतवार की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहली विशेषता तो ये होगी कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो अधिक गहराई पे जाती हैं। दूसरी बात, इन्हें लवणीय क्षारीय मृदा में आसानी से उगाया जा सकता है, आसानी से उग सकते हैं। कम पानी की आवश्यकता होती है, निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है, और क्या नाम से इनकी जीवन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ये सारे क्या है? खरपतवार की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता लिख लो बेटा, खरपतवार की जड़ें अधिक गहराई पे जाती हैं। पहला पढ़ लो, खरपतवार की जड़ें अधिक गहराई पर जाती हैं। पहली विशेषता तो ये होगी। दूसरी विशेषता लिख लो, खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है। खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है। तीसरा पॉइंट देखो, खरपतवार के बीज फसल के बीज के समरूप होते हैं। ऊपर लिखना बेटा, खरपतवार के बीज फसल के बीज के समरूप होते हैं। खरपतवार के बीज फसल के बीज के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं, जैसे गेहूं में गेहूंसा, जैसे गेहूं में गेहूंसा, सरसों में सत्यानाशी, यानी इसके बीज कैसे होते हैं? गेहूं के बीज, यानी गेहूंसा के बीज कैसे रहते हैं? गेहूं के जैसे। और सत्यानाशी के बीज क्या होते हैं? सरसों के जैसे। सत्यानाशी अपने खेतों में बहुत ज्यादा उगती है, जो अपनी गंवारी भाषा में क्या बोलते हैं? उसे कटेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटेड़ बोलते हैं। कटेड़ के बीज ऐसे होते हैं जैसे सरसों के बीज होते हैं, और ये किसके अंदर मिल जाते हैं? सरसों के बीजों के अंदर मिल जाते हैं। और तेल के साथ ये क्या नाम से, इनका भी तेल निकल के सरसों के साथ कहाँ जाते हैं? अपन उसका यूज करते हैं, तो हमें हानि मिलती है या हानि होती है। चौथा पॉइंट लिखो, खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण अच्छा होता है। क्या होता है? सुरक्षा आवरण अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब यही है कि उनके ऊपर, जैसे सत्यानाशी है, वो प्रूव है। अरे ये आप लगा सकते हैं क्या? या कोई जानवर खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। यानी कहने का मतलब इनका जो आवरण
और गोखू। ये हो गई। अब अगली विशेषता है पांचवी विशेषता है कि खरपतवार के जो बीज होते हैं वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे गाजर घास के संपर्क में आने से चर्म रोग हो जाता है, यानी गाजर घास के संपर्क में आए तो बड़े खुजली चढ़ने लग जाती है। और दूसरी बात क्या नाम से दूसरा उदाहरण बताऊं आपको, जैसे दमा और जानलेवा बीमारी होने लग जाती है। लिख लो, खरपतवार के बीज मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, बुरा प्रभाव डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे गाजर घास के संपर्क में आने पर से चर्म रोग व दमा जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है, जानलेवा बीमारी हो जाती है। यानी जो खरपतवार के बीज होते हैं वो सब मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे गाजर घास है, गाजर घास से इसके संपर्क में आएगा तो दमा जैसी बीमारी हो जाती है। और एक उदाहरण और बताऊं, सत्यानाशी की यदि अपन सरसों के तेल के साथ निकल के आ जाती है तो उसमें डेंड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है, यानी अंधापन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यदि अपन ने सत्यानाशी कटे उसके सरसों के साथ आ गई ना और उसका यूज अपन ने कर लिया, उसका तेल अपन ने खा लिया तो उसमें अंधापन, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, अंधापन आ जाता है। अब आगे लिखो अगला पॉइंट, खरपतवार के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होती है, रोग प्रतिरोधक, यानी कीट एवं रोगों के प्रति क्या रहते हैं, वो प्रतिरोधक क्षमता उनकी क्या रहती है, अधिक रहती है। लिख लो इसके अगला पॉइंट, छठा पॉइंट है खरपतवार के पौधों की कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। यानी कहने का मतलब खरपतवार के पौधों में किसी प्रकार का कोई कीट और रोग नहीं लगता है, ये भी उसका क्या है, विशेषता है। अगला पॉइंट देखो, सातवां, खाद एवं पानी की कम आवश्यकता होती है। खाद एवं कम पानी की आवश्यकता होती है। आठवां पॉइंट लिख लो, आठवां पॉइंट होगा खरपतवार का पौधा फसल के पौधों की तुलना में, खरपतवार का पौधा फसल के पौधों की तुलना में, फसल के पौधों की तुलना में फसल के पौधों की तुलना में अधिक शीघ्रता से बढ़ता है, अधिक शीघ्रता से
बढ़वार करता है, अधिक शीघ्रता से बढ़वार करता है। और नवा पॉइंट हो जाएगा, खरपतवार के पौधे जलवायु से प्रभावित नहीं होते। लास्ट पॉइंट लिख लो, सेकंड लास्ट, खरपतवार के पौधे जलवायु से प्रभावित नहीं होते हैं। और लास्ट पॉइंट लिख लो 10वां, खरपतवार के पौधे फसल के पौधों के साथ प्रतियोगिता करते हैं। लिख लो, खरपतवार के पौधे लास्ट खरपतवार के पौधे फसल के साथ प्रतियोगिता करते हैं। यानी कहने का मतलब हर चीज में आगे रहते हैं, चाहे खाद लेने में हो, चाहे पानी लेने में हो, चाहे जगह घेरने में हो, हर तरह की प्रतियोगिता में वो क्या रहते हैं, फसल से अव्वल रहते हैं, आगे रहते हैं। ये सारी क्या है, खरपतवार की विशेषताएं हैं। खरपतवार की डेफिनेशन समझ आ गई, यानी खरपतवार वे अनचाहे पौधे हैं जो किसान को लाभ की तुलना में क्या होता है, हानि प्रदान होती है, वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवार की विशेषता की बात है कि खरपतवार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली विशेषता तो ये हो जाएगी कि क्या नाम से इनकी जड़ें आधी गहराई पे जाती हैं। दूसरी विशेषता हो जाएगी किसी भी प्रकार का कोई कीट रोग नहीं लगता है। तीसरी विशेषता ये हो जाएगी कि इनमें खाद पानी की कम आवश्यकता होती है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, गाजर घास यदि अपन उसके संपर्क में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी और अस्थमा यानी दमा जैसी क्या हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। और क्या नाम से ये इन्हें कोई प्रकार का क्या नहीं लगता है, कीट रोग नहीं लगता है, फसल के साथ क्या कर लेते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये खरपतवार की विशेषताएं हैं, कैरेक्टर्स ऑफ वीड्स यानी खरपतवार की विशेषताएं। अब पढ़ेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, खरपतवारों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल दो बेटा, खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण उनके आयु के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, फसल खरपतवार संबंधी पत्तियों की बनावट के आधार पर, मृदा के आधार पर और जलवायु के आधार पर इनका अपन वर्गीकरण करेंगे। किस किसके आधार पे, एक तो आयु के आधार पे, बीज के आधार पे, मृदा के आधार पे, जलवायु के आधार पे, ये इन्हीं के आधार पे अपन क्या करेंगे, खरपतवारों का क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, खरपतवारों का वर्गीकरण। सबसे पहले अपन लिख लो पहले बेटा, खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण, उनकी आयु, बीज पत्र, उनकी आयु, बीज पत्र, फसल खरपतवार संबंध,
फसल खरपतवार संबंध, पत्तियों की बनावट, पत्तियों की बनावट यानी एक तो उनकी आयु के अनुसार, बीज पत्र के अनुसार, फसल खरपतवार संबंध के अनुसार और पत्तियों की बनावट मृदा एवं जलवायु के आधार पर, मृदा एवं जलवायु के आधार पर, मृदा एवं जलवायु के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। यानी खरपतवार का वर्गीकरण किसके आधार पे? आयु के आधार पे, बीज पत्र के आधार पे, फसलों के संबंध के आधार पे, पत्तियों की बनावट के आधार पे और मृदा एवं जलवायु के आधार पर, इनके आधारों पे हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनी खरपतवारों का वर्गीकरण। पहला लिखो जीवन चक्र के आधार पर। किसके आधार पर? पहला वर्गीकरण आयु के आधार पर, जीवन चक्र को तो आयु एक ही तो बात है। पहला लिख लो जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। पहला लिख लो बेटा जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। अब जीवन चक्र में एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। अब एक वर्षीय खरपतवार किसे कहते हैं? यानी वे सभी खरपतवार जो अपना जीवन चक्र यानी अपनी लाइफ साइकिल यानी उगने से लेके यानी उनके जर्मिनेशन से लेके उनके बीज के प्रोडक्शन तक ये सारे कार्य एक वर्ष के अंदर पूरा कर लेते हो, वो खरपतवार क्या कहलाते हैं? एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। यानी वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में क्या कर लेते हो? कंप्लीट कर लेते हो। यानी बीज के अंकुरण से लेके बीज के उत्पादन तक ये सारे कार्य एक वर्ष में कंप्लीट कर लेते हो, तो वे सभी खरपतवार क्या कहलाते हैं? एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जय लिख लो पहला लिखो एक वर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष अपना जीवन चक्र एक वर्ष या इससे कम अवधि में पूरा कर लेते हैं, एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। यानी जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या उससे कम अवधि में पूरा कर लेते हैं, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। अब लिखो अब एक वर्षीय भी अब इन खरपतवारों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो रबी के खरपतवार, एक खरीफ के खरपतवार। लिखो इस उपवर्ग को दो भागों में, इस वर्ग के खरपतवारों को इस वर्ग के खरपतवारों को
दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग तो होगा करीब के खरपतवार। कौन सा? करीब के खरपतवार। अब करीब के खरपतवार को कहलाएंगे, यानी वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही, यानी जैसी वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो क्या नाम से प्रारंभ होकर उग जाते हैं, और खरीफ की फसलों के साथ साथ, यानी जैसे बारिश होगी तो बारिश के साथ साथ वो उग जाएंगे, और जैसे खरीफ की फसल होगी कंप्लीट होगी उसके साथ साथ अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, वे सभी खरपतवार क्या कहलाते हैं? खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं। ऊपर लिख देता हूं बेटा इसका एक्सप्लेन। खरीफ के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार। अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही उग जाते हैं, और खरीफ की फसलों के साथ साथ अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, पत्थर चट्टा, लहसुआ, जंगली चौलाई, आदि। यानी रबी के खरपतवार वे कहलाते हैं जैसे वर्षा ऋतु होती है तो उग जाते हैं वर्षा ऋतु के साथ साथ, और खरीफ की फसल के साथ साथ ये अपना क्या कर लेते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल होती है उसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं, जैसे पत्थर चट्टा, लहसुआ और जंगली